गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसका मीन्स होता है कि जब हम लोग किशोर अवस्था तक पहुंचते हैं तो इसके दौरान कौन कौन सी फेज होती है जिसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि किशोर अवस्था, और हमारी कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था ही तो है। 13 से लेके 18 तक या 21 तक जो भी फेज आती है हमारी, वो किशोर अवस्था होती है, जिसको हम एडोलेसेंस फेज कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में चेंज होते हैं विथ एज के अनुसार हमारी बॉडी में कैसे कैसे चेंज होते हैं, और हमारी बॉडी में कितनी फेज होती है, और उन फेज से होके हम एक ओल्ड मैन बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारा सबसे पहले बचपन आता है, इसके बाद एडोलेसेंट फेज आती है, किशोर अवस्था आती है, इसके बाद यौवन अवस्था आती है, इसके बाद हम बात करें एडल्टहुड आता है, दैट मीन्स बुढ़ापा आता है। तो ये क्या है? हमारी लाइफ की फेज है किशोर अवस्था। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, दैट मीन्स किशोर अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी एज से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, उनको हम रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, इसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस का मीन्स होता है किशोर अवस्था, और प्यूबर्टी फेज का मीन्स होता है यौवन अवस्था। ठीक है, यौवन अवस्था। तो किस प्रकार से हम एक बचपन से, ठीक है, बचपन से एक एडल्टहुड तक पहुंचते हैं, तो किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले एडोलेसेंट फेज की। तो एडोलेसेंट फेज में क्या होता है? हमारी आवाज में परिवर्तन होना, ठीक है, हाइट का बढ़ना, हार्मोन्स का विकसित होना। तो ये क्या है? हमारी फेज में होने वाले लक्षण। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, जैसे ही कोई बच्चा 12 से 13 साल, 12वीं से 13वीं साल या 14 साल में लगता है, तब हम देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। एक तो उसकी आवाज भारी हो जाती है, ये चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी। हम बोलते हैं कि इसकी आवाज तो पहले कितनी बारीक थी, अब कैसे मोटा होने। तो वो क्या है? हमारी फेज में होने वाले परिवर्तन, और वो किसके कारण होते हैं? हमारी बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन्स के कारण। ठीक है, इसके अलावा हाइट का बढ़ना, हम बोलते हैं कि 12 से लेके 18 की फेज में ही क्या होती है? हाइट हमारी बढ़ती है, बॉयज चेंज, हाइट का बढ़ना। इसके अलावा हम बोलते हैं इंटेलिजेंट एंड इमोशनल मेंटलिटी, हम माइंड से भी थोड़ा सोच, जो हमारी सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो इसी फेज में होती है। लोग बोलते हैं ना कि कर लो, अभी आप लोगों की उम्र है, ऐसे बोलते ना, तो वो क्या है? क्योंकि इसी फेज में हमारे जो हार्मोन्स है, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, हमें विभिन्न कार्य करने को प्रेरित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो एडोलेसेंस का मीन्स होता है किशोर अवस्था, और इसी फेज के दौरान हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। एडोलेसेंस फेज कौन सी एज में होती है, प्यूबर्टी, एक बार आप लोग टॉपिक देख लो। इसके बाद हम देखेंगे चेंज
ड्यूरिंग प्यूबरिटी, प्यूबरिटी फेज के दौरान क्या चेंज होते हैं? तो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबरिटी। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबरिटी का मीन्स होता है कि यौवन अवस्था के दौरान हमारी जो फेज है, इस फेज के दौरान हमारी बॉडी में हमें क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज द हाइट, इंक्रीज द हाइट। इस फेज के दौरान हमारी जो हाइट है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसके बाद में बात करूं वॉइस चेंज, अभी मैंने बोला है कि यौवन अवस्था के दौरान हमारी जो वॉइस है, हमारी जो आवाज है, उसमें भी चेंज होता है। वॉइस चेंज, आवाज का चेंज होना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या होता है? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड। देखो, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, इसका मीन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती है, ग्लैंड का मीन्स होता है ग्रंथियां। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती है वो क्या करती है? इंक्रीज एक्टिविटी। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। हम बोलते हैं कि बचपन में हम वो काम नहीं कर सकते लेकिन इस फेज में कर सकते हैं, यस या नो? तो हमारी जो प्यूबरिटी फेज है उसमें काम करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। ये बचपन में भी नहीं कर सकते हम और बुढ़ापे में भी नहीं कर सकते। तो हमारी जो प्यूबरिटी फेज होती है उसमें हमारी जो ग्लैंड है वो काम करने की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। तो हम बोल सकते हैं कि प्यूबरिटी फेज के दौरान ही हमारी जो एक्टिविटी है किसी भी कार्य करने की, किसी भी कार्य को करने की, वो क्या होती है? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। क्या आप लोग एक बार देखना कि एक तो छोटा बच्चा रनिंग करता है, एक हम करें, एक हमारे साथ जो हमारे से बड़ा वाला है जिसको हम बोलते हैं एडल्टहुड, बुढ़ापे वाला, जिसका बुढ़ापा है, तो हम तीनों में से सबसे तेज रनिंग कौन करेगा? हम, क्योंकि हमारी जो ग्लैंड है, हमारी जो कार्य करने की कैपेसिटी है उन दोनों से क्या है? ज्यादा है, क्योंकि हम पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन सीक्रेट हो चुके हैं, स्रावित हो चुके हैं, तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट था इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड। इसके बाद में बात करती हूँ रीचिंग मेंटल एबिलिटी, रीचिंग मेंटल एंड इमोशनल रीचिंग मेंटल एंड इमोशनल एक्टिविटी, दैट मीन्स इस फेज के दौरान ही हम क्या करते हैं? हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने की, किसी भी मतलब किसी के बारे में बोलते हैं ना कि ये फेज अच्छी है, इसमें हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो इस फेज के दौरान हम अपनी लाइफ के बारे में या फिर कुछ अदर एक्टिविटी के बारे में आसानी से सोच सकते हैं। और इसके साथ ही हम क्या रहते हैं? प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारा जो माइंड है वो इमोशनल होता है, दैट मीन्स हम लोग इमोशनल मैच्योरिटी भी शो करते हैं। समझ में आ गया? तो चेंजेज ऑफ ड्यूरिंग प्यूबरिटी के दौरान हमारी बॉडी में ये चार चेंज होते हैं। इंक्रीज द हाइट, हाइट का इंक्रीज होना, वॉइस चेंज, वॉइस का चेंज होना, इसके बाद इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, हमारे किसी भी कार्य करने की जो एक्टिविटी है उसका इंक्रीज होना, इसके बाद है रीचिंग मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी या एक्टिविटी। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके अंदर, सेकेंडरी
सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर, आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, गर्ल्स हो चाहे से बॉयज हो, 12 या 13 ईयर से लेके 21 ईयर्स के दौरान हमारी बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन भी विकसित हो जाते हैं। दैट मीन्स हम पूरी तरह से, हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मीन्स होता है कि मेल एंड फीमेल के अंदर, मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स, और उस चैप्टर के दौरान मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मेल और फीमेल में क्या पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन। बताया था नहीं बताया? ठीक है, और सेक्स ऑर्गन का यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मीन्स वही सेक्स ऑर्गन है कि 12 से लेके 20 इयर्स के बीच मेल हो चाहे से फीमेल हो, दोनों के अंदर सेक्स ऑर्गन विकसित हो जाते हैं। और वो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, मेल के अंदर कौन सा सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, मेल के अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, जबकि फीमेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, एग। तो यही तो है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इस फेज के दौरान मेल एंड फीमेल में विकसित या डेवलप हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 12 से लेके 20 इयर्स तक एक मेल हो चाहे से फीमेल हो, ठीक है, दैट मीन्स एक ह्यूमन पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे, इसमें कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है, इसमें कौन सा होता है, इसमें कौन सा हार्मोन। इसके बाद हमारा 4 है हार्मोन्स, और हार्मोन्स को हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही हार्मोन्स बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेल और फीमेल दोनों में क्या पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते, और ये हार्मोन ही तो हमें उत्तेजित करते हैं कि ये कार्य करना है, ये नहीं करना। तो बात करती हूँ कि मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग हार्मोन पाए जाते हैं। अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को कोई पूछे कि मेल के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो आप कौन सा हार्मोन का नाम लोगे, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जबकि मैं बात करूं फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर 2 हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आवाज तो आ रही है ना? यस मैम। वेरी गुड। देखो मैं बात कर रही हूँ हार्मोन्स की, और हार्मोन्स अगर हम बात करें एडोलेसेंट तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ हार्मोन्स, मेल में अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं एंड फीमेल में, दैट मीन्स नर में अलग हार्मोन पाए जाते हैं और मादा में अलग हार्मोन पाए जाते हैं, और उन दोनों का क्या है, अलग अलग फंक्शन है। तो बात करती हूँ मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, दैट इज क्लियर। जबकि बात करूं मैं फीमेल की, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। जब मैं आप लोगों को हार्मोन्स डिटेल से पढ़ाऊंगी तो सब बताऊंगी कि टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है, वो कैसे स्रावित होता है। ठीक है, अभी तो आपको यही चीज ध्यान रखना है कि एडोलेसेंस फेज के दौरान भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं, और मेल एंड फीमेल दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। इसके बाद में बात करती हूँ रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस, इसका मीन्स है कि ह्यूमन के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन की एक फेज होती है। और मैंने बताया है कि ईयर 12 ईयर से लेके 21 ईयर्स के बीच, चाहे से मेल हो चाहे से फीमेल हो,
पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, वो मेच्योर हो जाते हैं। दैट मीन्स इमोशनल एंड मेंटल जो पाई जाती है इनमें कैपेसिटी, वो पूरी तरह से सही है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस, इस फेज के दौरान, एडोलेसेंस फेज के दौरान ये पूरी तरह से रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स जनन करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। दैट मीन्स 12 से लेकर 20 इयर्स के बीच ये अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी। बोलते ना कि एक लिंग का निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में। तो 6 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी। वैसे तो लिंग का निर्धारण करना एक गैर कानूनी अपराध है, लेकिन ये तो हम लोग पता ही लगा ही सकते हैं कि मेल और फीमेल में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, कौन कौन से सेक्स पाए जाते हैं, जिसके कारण चाहे से लड़की हो चाहे से लड़का। ठीक है, तो यही तो चीज बता रही हूँ कि डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी, कि हम एक लिंग का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, नर में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मैं बात करूं फीमेल में एक्स वाई गुणसूत्र, सॉरी, ये होते हैं फीमेल में और ये होते हैं मेल में। दैट मीन्स हम बात करें कि जो नर होता है उसमें लड़की और लड़का दोनों के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जबकि एक फीमेल होती है, एक मादा होती है, उसमें एस अक्स और अक्स दोनों ही किसके सेक्स ऑर्गन होते हैं, ओनली लड़की के। जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक लड़की या एक लड़का होता है, तो किस प्रकार से सेक्स ऑर्गन में एक्स एक्स और एक्स वाई आपस में डिटरमाइन होते हैं, दैट मीन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे कि जो फीमेल होता है, जो मादा होती है, उसमें तो गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं, एक्स एक्स, दैट मीन्स लड़की के ओनली, जबकि जो फीमेल होता है उसमें एक्स और वाई के। और वो हम देखेंगे कि होने वाला लड़की है या लड़का, वो जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तब हम इस चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गया कि सेक्स का डिटरमिनेशन हम किस प्रकार से करते हैं, एक लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, इन गुणसूत्रों के आधार पर। समझ में आ गया कि मेल ने कौन से प्रोड्यूस किए और फीमेल ने कौन से प्रोड्यूस किए, आपस में फ्यूजन हुआ तो सेक्स के रूप में क्या बना, वो या लड़की, वो हम इसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं बात करती हूँ हार्मोन्स एंड अदर सेक्स हार्मोन्स। मैंने अभी बताया था कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इन तीनों के अलावा और भी सेक्स हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक होगा 7 टॉपिक पढ़ेंगे हम, हार्मोन्स अदर सेक्स हार्मोन, कि हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो किस में पाया जाता है, फीमेल के अंदर। और ये किसका काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, आपको बोलते हैं ना दूध स्राव, दूध स्राव के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी होता है। हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तब देखें तो इसमें यही तो बोल रहा है कि हार्मोन्स अदर सेक्स हार्मोन, कि इनके अलावा भी अदर सेक्स हार्मोन होते हैं जो हमारे एडोलेसेंस फेज के दौरान पाए जाते हैं, हमारी यौवन अवस्था के दौरान हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि अगर हमें सही रहना है, स्वस्थ रहना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए एक तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पोषक तत्वों की बात करते हैं, कि हमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशंस लेने चाहिए। ठीक है, यही क्या है, हमारी जो बॉडी है उसको
हेल्थ, स्वस्थ मतलब हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है उसको सही रखने का कार्य करता है। तो प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन एंड हम बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ ही हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाए या गंदगी से खाना खाए तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, डिफरेंट बीमारियां हो जाती है। तो बात करूं कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन, दैट मीन्स पोषक तत्व, इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज, योगा वगैरह करना चाहिए। एंड हम बात करते हैं किसकी, पर्सनल हाइजीन। हमारी बॉडी की पर्सनल हाइजीन का मीन्स होता है कि हम हमारी बॉडी को किस प्रकार से गंदगी से दूर रख सकते हैं, हमारी बॉडी को किस प्रकार से हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये क्या थे हमारे इस चैप्टर के कुछ टॉपिक थे, जिनको हम वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? एक बार हमने इस चैप्टर का जो मोड था वो देख लिया है कि इस चैप्टर के दौरान हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस फेज के दौरान। जैसे सबसे पहले हमारा बचपन आता है, चाइल्डहुड आता है, इसके बाद एडोलेसेंस फेज आती है, इसके बाद किशोर अवस्था, इसके बाद प्यूबर्टी फेज आती है, इसके बाद में बात करूं एडल्टहुड आता है, बुढ़ापा आता है। तो ये कौन कौन सी ईयर्स में आता है उनकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? योगेंद्र? नो मैम। ओके, वेरी गुड। आगे हम चलते हैं। डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। आप लोगों को पता है कि हमारे जीवन चक्र में हम विभिन्न फेज से होकर गुजरते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंज होते हैं। ठीक है, बोलू ना, बचपन है, किशोर अवस्था है, यौवन अवस्था है, बुढ़ापा है। तो हम वही तो देखेंगे कि कौन कौन सी एज, कौन कौन सी ईयर्स में आती है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनफेंसी एज की। फर्स्ट जो एज आती है हमारी वो आती है इनफेंसी एज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बचपन। ये होती है 0 से 2 इयर्स। ठीक है, सबसे पहले आती है इन्फेंसी। इसके बाद में बात करती हूँ चाइल्डहुड की। ये आती है हमारी 2 से लेके 13 इयर्स तक। ठीक है, इसके बाद थर्ड में बात करती हूँ 3 से लेके 12 तक। इसके बाद थर्ड एज की बात करती हूँ। थर्ड एज आती है हमारी एडोलेसेंस। ये जो फेज होती है वो होती है 13 से लेके 18 इयर्स तक। ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ ओल्ड एज की। ये आती है हमारी 19 से लेके 14 इयर्स तक। ठीक है, इसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेज आती है वो होती है हमारी एडल्टहुड। ठीक है, एडल्टहुड। और ये फेज होती है हमारी, ये होती है हमारी 90 तक। ये होती है 20 से लेके 40 तक। इसके बाद में बात करती हूँ ओल्ड एज की। और ये आती है हमारी 40 अबाउ इयर्स। तो देखो, ये है हमारी जीवन
में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इन्फेंसी फेज की। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है और 0 से 2 साल तक होता है तो उसकी फेज होती है इन्फेंसी फेज। ठीक है, इसके बाद जो फेज आती है वो होती है चाइल्डहुड, जिसको हम बोलते हैं बचपन। और हमारा बचपन कब तक रहता है? 3 साल से लेकर 12 साल तक। आपको कोई पूछे कि आपका बचपन चाइल्डहुड फेज कब तक आती है, तो हम बोल देंगे कि 3 साल से लेकर 12 साल के बीच की जो एज है वो हमारी चाइल्डहुड होती है। इसके बाद आपको कोई पूछे कि एडोलेसेंस फेज क्या होती है, किशोर अवस्था फेज, तो हम बात करें कि 13 से लेके 19 ईयर्स का, इसको प्यूबर्टी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, और अभी मैंने, और यही फेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम भी इसी फेज में आते हैं ना। तो एडोलेसेंस फेज क्या होती है? एडोलेसेंस फेज 13 से 19 ईयर्स के बीच होती है और इसी फेज के दौरान हमारी बॉडी में डिफरेंट परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वॉइस का चेंज होना, हाइट का इंक्रीज होना, मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, इंक्रीज द ग्लैंड। तो ये कौन सी फेज में होता है? एडोलेसेंस फेज में, यानी किशोर अवस्था में। इसके बाद मैं बात करती हूँ एडल्टहुड की। ठीक है, जिस ईयर्स में हमारे मम्मी पापा हैं वो कौन सी हमारी 20 से 40 ईयर्स। इसके बाद है ओल्ड एज, बुढ़ापा, और ये कौन सी आती है? 40 अबाउ ईयर्स, 40 साल से ऊपर की जो एज होती है। तमन्ना बोलो। 40 साल से ऊपर की जो एज होती है वो कौन सी होती है? हमारी ओल्ड एज। तो समझ में आ गया कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंसी फेज की। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम बोल सकते हैं ग्रोथ द बेबी फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। तो वो कौन सी स्टेज है? इन्फेंसी स्टेज। जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेकर 2 साल तक जो ग्रोथ करता है वो इन्फेंसी फेज में आता है। इसके बाद में बात करती हूँ ग्रोथ द चाइल्डहुड। जब वो 2 साल से लेकर 12 साल तक ग्रोथ करता है न्यूट्रिशन वगैरह लेके, और वो कौन सी फेज आती है इसकी? चाइल्डहुड, बचपन। ठीक है, इसके बाद एडोलेसेंस फेज मैंने बता दिया आप लोगों को कि इस फेज के दौरान हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वो कौन सी फेज है? एडोलेसेंस फेज। इसके बाद एडल्टहुड की बात करूं तो एडल्टहुड के दौरान कौन सी ईयर्स आती है? 20 से 40 ईयर्स तक, और ये है ओल्ड एज जो 40 ईयर से अबव वाली। ठीक है, इसके बाद देखो, समझो एक बार, हम देख रहे हैं एडोलेसेंस को। मैम यस, मैम ये राइट करना है या नोट्स में भेज नहीं दोगी? ये भी नहीं करना, नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ओनली समझो आप लोग। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ डिफरेंट ग्रोथ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सबसे पहले कौन सी फेज आती है? सबसे पहले कौन सी फेज आती है? इनफेंसी। कौन सी ईयर्स में? 0 से लेकर, 0 मतलब जब बेबी कौन करता है, जन्म लेता है, तब से लेकर 2 ईयर्स तक। तो इसमें हम बोलते हैं ग्रोथ टू 2 ईयर्स।
इसके बाद कौन सी फेज आती है? चाइल्डहुड। कौन सी ईयर्स में? 3 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक। ठीक है, इस फेज के दौरान क्या होता है? स्टेज ऑफ ग्रोथ। हमारी बॉडी में डिफरेंट हम देखने को मिलते हैं। हमारी बॉडी पूरी तरह से क्या करती है? ग्रोथ करती है। तो ये क्या हुआ? ठीक है, इसके बाद में बात करूं कौन सी फेज? एडोलेसेंस। कौन सी ईयर से है ये? 13 ईयर से लेकर 80 या 19 ईयर्स। और इस ईयर के दौरान हमारी बॉडी में क्या होते हैं? डिफरेंट चेंज। डिफरेंट चेंज की बात करें, जैसे हाइट चेंज होना या हाइट इंक्रीज, वॉइस चेंज, सेक्स, ऑर्गन्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये कौन सी फेज के दौरान होता है? एडोलेसेंस फेज के दौरान। इसके बाद में बात करती हूँ एडल्टहुड की बात करती हूँ। ये कौन सी ईयर्स में? 20 से लेकर 40 ईयर्स तक। और इस फेज के दौरान क्या होता है? ये क्या है? इट इज ए पीरियड ऑफ 20 से लेकर 14 ईयर्स तक। इसके बाद फिफ्थ हमारी जो फेज आती है वो क्या है? एडल्टहुड, जिसको हम बोलते हैं बुढ़ापा। ये कौन सी आती है? 40 अबाउ ईयर। ठीक है, तो समझ में आया कि हमारी बॉडी के अंदर ये 5 स्टेज होती है और इन 5 स्टेज के दौरान हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंज हमें देखने को मिलते हैं। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ द रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, किशोर अवस्था के दौरान होने वाले जो परिवर्तन थे वो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बता दिए हैं। कल से हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है प्यूबरिटी, यौवन अवस्था, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, किसी स्टूडेंट को अगर इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम। नो मैम। नंदनी, कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, चलो ठीक है फिर, थैंक यू।